वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट। जहां कल हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन को मोटे तौर पर हम एक रूल बुक समझते थे, वहां हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या फंक्शंस को कवर किया था। पहला, यस ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक, और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी, और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन उस पर लिमिट लगाएगा उसकी पावर पर जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी, और फाइनली द फोर्थ वन, जो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगा। अब आगे की कहानी कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अलावा लोगों को फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाना अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब ये क्या होती है? फंडामेंटल आइडेंटिटी। जब फंडामेंटल आइडेंटिटी की बात करता हूं तो प्राइमरली इसकी 3 इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन हो सकती हैं। पहला मॉरल आइडेंटिटी, दूसरा पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और तीसरा नेशनल आइडेंटिटी। मॉरल आइडेंटिटी क्या होता है? देखिए, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और हम एक सोसाइटी के अंदर रहने के बाद हमें कुछ काम करते हैं, कुछ काम हमें जो करने चाहिए वो हम करते हैं, और कुछ काम जो सोसाइटी में प्रोहिबिटेड होते हैं, ना करने मनाही जिनकी होती है, हम उनको नहीं करते हैं। इससे हमारे ऊपर एक मॉरल वैल्यू आती है ना। जैसे लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप छोटे छोटे एग्जाम्पल कंसीडर करें, तो ये इससे हमारे अंदर एक मॉरल वैल्यू आती है, और इससे हमारी एक मॉरल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है। अब ये मॉरल आइडेंटिटी कैसे बनी? तो हम किसी एग्रीइंग टू अ सर्टेन बेसिक नॉर्म्स, किसी बेसिक नॉर्म्स या रूल्स रेगुलेशन को एग्री करते हुए हमारे ऊपर खुद ब खुद ये मॉरल वैल्यू, मॉरल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे सोसाइटी के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात से हमारे ऊपर एक मॉरल आइडेंटिटी, मॉरल वैल्यू, हमारे अंदर एक मॉरल आइडेंटिटी होती है, हमारे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। दूसरा पॉलिटिकल आइडेंटिटी, तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजंस को, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को एग्री करने से हमारे पास एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है। हम इस चीज को कॉन्क्रीट तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी रिलीजियस बुक को फॉलो करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वो रिलीजन आपको एक आइडेंटिटी देता है। यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, यू आर क्रिश्चियन, एंड विच एवर रिलीजन्स यू फॉलो, तो वो आपको एक आइडेंटिटी देता है। दैट्स क्रिएट यू योर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। एंड फाइनली in the sum of when we comprise moral identity with political identity, ultimately it gives you a national identity। क्योंकि आप अगर अपने एक सोसाइटी के तौर पर ही समझे तो आप अगर वहाँ की सारी वैल्यूज निभाते हैं, नैतिक जिम्मेदारी निभाते हैं, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, तो आप अल्टीमेटली उस सोसाइटी की एक एज ए होल एक आइडेंटिटी, एक जिम्मेदारी निभाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक वहाँ की एक आइडेंटिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप एक टीचर हैं, तो आप एक टीचर के तौर पर वो सारे के सारे जो एक टीचर को करना चाहिए, जो टीचर की एक मॉरल वैल्यू होती है, मॉरल वैल्यू होती है मतलब टीचर अब्यूजिव वर्ड नहीं बोल सकता। उसके अलावा एक उसकी सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना है, या उन्हें जीवन में उन्हें अच्छे मार्ग पर लाना है, ये उसके पास पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मॉरल वैल्यूज पॉलिटिकल वैल्यूज से मिक्स हो जाती है, तो इससे उसकी एक सोसाइटी की एक सोशल वैल्यू क्रिएट होती है, सोशल वैल्यू एज ए टीचर के तौर पर। सिमिलरली अगर हम वाइडर कॉन्नोटेशन पे चले जाएं, तो हमारे मॉरल वैल्यूज एज वेल एज पॉलिटिकल वैल्यूज कंप्राइज होती हैं, तो हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है। और ये नेशनल आइडेंटिटी बनती है अग्रीइंग टू द सर्टेन बेसिक नॉर्म्स, किसी बेसिक नॉर्म्स को एग्री करते हुए हमारे अंदर नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है। उसके बाद बात आ रही है कि किसी बेसिक नॉर्म्स को एग्री करने के लिए, किसी लॉ को एग्री करने के लिए, कोई लॉ बना, उस पर आप एग्री कर रहे हैं, उस पर आप एग्री तभी करेंगे जब वो इफेक्टिव होगा। और इफेक्टिव तभी होगा, इफेक्टिव होगा मतलब आपके लिए भी इफेक्टिव होगा, मेरे लिए भी इफेक्टिव होगा। और इफेक्टिव तभी होगा जब उसकी मोड ऑफ प्रोमुलेशन ठीक रहेंगे। वो मोड ऑफ प्रोमुलेशन कैसा था, यानी कि वो किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो इस बात पर डिपेंड करेगा। फाइनली इट विल डिपेंड अपॉन मोड ऑफ प्रोमुलेशन, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। तो एक हाइपोथेटिकली हम मानते हैं हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं,
इसके लिए क्या जरूरी होगा, मैं अपने कमरे के अंदर बैठ के एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख देता हूं और मैं फिर अगले दिन जाता हूं और लोगों से कहता हूं कि लो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया एंड इट इज ओवर नाउ। क्या लोग एग्री करेंगे? नहीं, उस पर बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर लोगों की उसमें समस्याएं इंक्लूड नहीं की गई हैं, जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं इंक्लूड नहीं की गई हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उसमें जितने भी लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, तो कि 100 के 100 लोग उस पर एग्री करते हो। तो ये मोड ऑफ प्रोमलगेशन में जैसे अलग अलग देश हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इससे बनाया था, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो इलेक्ट हुई थी इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का कहने मतलब हुआ थ्रू द बाई प्रोविंसेस में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे उन्होंने इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसके अलावा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नेशनल मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कैसे? जब नेशनल मूवमेंट हो रहे थे और अंग्रेजों ने पूरे भाग में भारत में लगभग कब्जा कर लिया था, और पूरे भारत में कब्जा करते हुए वो जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लागू करते जा रहे थे। इकोनॉमिक पॉलिसीज मोटे तौर पर हुआ कि वहां पर टैक्स लगाते जा रहे थे, जिससे सभी लोग परेशान थे। तो इसकी वजह से वहां पर क्या होता है, लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से उनके पास एक कॉमन सॉल्यूशन आता है, और कॉमन सॉल्यूशन पर सभी लोग बैठते हैं और वो लोग बैठ के कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। वो कॉमन सॉल्यूशन जाता है अंग्रेजों के पास, तब वो डिमांड करते हैं कि भैया हमारे पास एक कॉमन प्रॉब्लम ये है और इसके लिए हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन ये है, और आप इस चीज को सॉल्व आउट करो। आप कहेंगे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑल्दो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग देश कंट्रीज से के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत भाग इसमें, थोड़ा बहुत कहें या अधिकतम मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बनाया गया है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यूं ही नहीं आ गया, मतलब एक रात में नहीं आ गया, एक दिन में नहीं आया, झटके में नहीं आया। इसकी भी कहानी है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, फिर उसके बाद आगे को चलते चलते मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड सो ऑन, चलते चलते लोग नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स सुन रहे हैं, सभी लोगों को एक साथ ला रहे हैं, सभी लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। जब वो डिसएग्री करते हैं तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें 1907 पे स्प्लिट होता है, फिर वापस से यूनाइट होते हैं। इस तरह से वो किसी सर्टेन पॉइंट तक पहुंचते हैं कि ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जिस पर सभी लोग कहने का मतलब हुआ हिंदू, मुस्लिम्स, जैसे इन फॉर्म ऑफ पार्टीज वी कैन से इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री करती है, मुस्लिम लीग एग्री करता है, हिंदू महासभा एग्री करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी उस समय की पार्टीज थी वो लोग एक कॉमन सॉल्यूशन पर एग्री करते हैं, और उस कॉमन सॉल्यूशन को वो ब्रिटिशर्स के पास लेके जाते हैं। देते हैं नहीं देते हैं ब्रिटिशर्स उस कॉमन सॉल्यूशन को, वो बात की बात हुई, लेकिन उन एटलीस्ट वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम के लिए कॉमन सॉल्यूशन होगा। और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह से वो रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स इटसेल्फ इवॉल्व होता है समय के साथ धीरे धीरे, और तब जाके अल्टीमेटली जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो लोगों को विश्वास होता है कि हाँ, अब ये जो हमारे पास नियम बने हैं ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि बहुत पहले इनकी शुरुआत जमीनी स्तर से ही हो चुकी थी, ग्रास रूट लेवल पर से ही हो चुकी थी। हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इन लोगों की एक पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी। पब्लिक क्रेडिबिलिटी का मतलब हुआ नेशनल मूवमेंट के दौरान इन लोगों ने लोगों के बीच में बहुत सारा काम किया था, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना था, तो इनका लोगों पर खूब बहुत ज्यादा भरोसा था। बात करेंगे अगर हम दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बहुत जगहों पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है रेफरेंडम के बेस पर करवाया जाता है। रेफरेंडम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल रेफरेंडम क्या होता है, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बंद कमरे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और अगले दिन मैं जो है अपने, मान लो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मैं किसी देश का जो है किंग हूं, और मैं रात को कॉन्स्टिट्यूशन लिखता हूं और नेक्स्ट डे मैं लोगों को प्रेजेंट करता हूं दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। तब मुझे वहां पर रेफरेंडम करवाना पड़ेगा ताकि वो लोग, सभी के सभी लोग एक्सेप्ट कर सके उस चीज को।
नहीं तो जो डाइवर्स कंट्री लोग हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, लोग कहेंगे कि हमारे इश्यूज को कहाँ इसमें आपने दिखाया है, कहाँ हमारे इश्यूज को कहाँ रिजॉल्व किया है। तो इस तरह से मुझे रेफरेंडम करवाना पड़ेगा। उसके अलावा लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एग्री करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर प्रोविजन कैसे हैं, क्या वो प्रोविजन सब्सटेंसिव हैं या फिर ऐसे ही बनाए गए हैं। तो सब्सटेंसिव प्रोविजंस का कहने का मतलब हुआ जिसमें इंक्लूड किया गया हो सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन को, जिसमें हर एक सेक्शन के लिए चीजें अवेलेबल हों या कुछ आइडियाज हों। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो इंडिया में क्या है, इंडिया में आपके पास फ्रीडम है, उसके बाद इक्वालिटी है, इंक्लूसिवनेस है, ये कुछ ऐसे आइडियाज हैं और जो जिस पे सभी लोग एग्री करते हैं, सोसाइटी का ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन एग्री करता है। और ये आइडियाज इक्वालिटी, फ्रीडम, इंक्लूसिवनेस ये भी झटके में नहीं आए हैं, इनकी भी हिस्ट्री है। तो ये भी बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के बाद जो है ये आइडियाज क्रिएट हुए हैं और इसकी वजह से लोगों का जो है इन पर्टिकुलर प्रोविजंस पर पहले से ही विश्वास है। तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लोग अडॉप्ट करेंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो है सब्सटैंटिव प्रोविजंस है या नहीं है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो लोगों के लिए जस्टिफाई करते हैं, लोगों को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बाद बैलेंस बिटवीन द इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सभी को पावर देता है। शुरुआत में हमने बात करी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिसाइड करता है कि हमारे देश में लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी, कौन रूल और रेगुलेशन बनाएगा और कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो गवर्नमेंट के प्राइमरली तीन पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो होती है लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका काम एनफोर्स करना होता है, लॉ बना दिया उसको एनफोर्स करेगा एग्जीक्यूटिव। और लेजिस्लेटिव ठीक से लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव ठीक से एनफोर्स करे, इसका जो ओवरव्यू करेगा ये जुडिशरी का काम होता है। अब इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में जो है कभी कोई टसल क्रिएट ना हो और इनके बीच जो पावर का डिवीजन हो वो